नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपने प्रतिद्वंदी आपके उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने कई मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा शीश महल कभी नहीं देखा। उन्होंने केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मिनी बार होने की बात भी कही। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली की सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें बीजेपी से करोड़ों रुपए नकद मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वे अपराधी है। मुझे ईडी और सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। कोई आदमी मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वह मुझे सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वह जेल जाए। इसलिए मैं दोनों के ऊपर सिविल और क्रिमिनल केस करूंगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में उनका कहना है कि यह कैसा आम आदमी है जो इतने आलीशान घर में रहता है। यह कैसा आम आदमी है। मैंने तो बहुत से मुख्यमंत्रियों का घर देखा है। मैं खुद एक मुख्यमंत्री के घर में रहा हूं। ऐसा आलीशान इमारत, होटल जैसा महल तो मैंने कभी नहीं देखा। कहा कि केजरीवाल के शीश महल में एक मिनी बार भी बना है। अब कोई मिनी बार में कोई कोका कोला, लस्सी या जलजीरा तो पिएगा नहीं। इस मुख्यमंत्री ने अपने घर में मिनी बार क्यों बनवाया? एक तो यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है और इससे ज्यादा तो कुछ अनैतिक हो नहीं सकता। अब यह दिख जाता है कि केजरीवाल अय्यासी के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्हें 10 साल से यह क्यों नहीं सूझा। केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की कोई परवाह नहीं है। यह बस उनके वोट लेने के लिए किया गया है ताकि वे मंदिरों और गुरुद्वारों में उनका प्रचार कर सके। पंडितों और ग्रंथियों को आपका कार्यकर्ता बनाने के लिए यह सब किया गया है। संदीप दीक्षित ने यमुना और दिल्ली में प्रदूषण पर बात करते हुए कहा कि लोगों का जीवन कम करने के लिए दिल्ली सरकार पर मुकदमा चलना चाहिए। डॉक्टर मुझे बताते हैं कि दिल्ली वासियों के जीवन के 5 से 6 साल प्रदूषित हवा के कारण कम हो रहे हैं। जीवनदायिनी यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोग अब उसे छू भी नहीं सकते। कहा कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष उसमें डुबकी लगाते हैं तो उन्हें आईसीयू में जाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के पहले केजरीवाल कुछ भी बन जाते हैं, कभी खांसी वाले तो कभी मफलर वाले आम आदमी बन जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई कह दे कि मुर्गा बनने से वोट मिल जाएंगे तो केजरीवाल मुर्गा भी बन जाएंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि बिजली कंपनियां भ्रष्ट है। जब इनकी सरकार आई तो क्या इन कंपनियों पर सवाल उठाया? उन्होंने 2013 में यह वादा नहीं किया था कि सब्सिडी देंगे। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार होने की वजह से बिजली महंगी है, इसे रोककर सस्ता किया जाएगा। इन्हीं सवालों को लेकर उन्होंने शीला जी को बदनाम किया था। दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने शरद पवार से सोनिया गांधी तक को बदनाम किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काटने के बीजेपी पर आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब खुद घिर गए हैं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दस्तावेज शेयर कर दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद यूपी के सुल्तानपुर के अलावा दिल्ली के तिलक नगर, हरिनगर और नई दिल्ली सीट के वोटर हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के एक हल्फनामे को शेयर करते हुए दावा किया था कि वो सुल्तानपुर की वोटर है, जबकि संजय सिंह उनको दिल्ली का वोटर बता रहे हैं। मनोज तिवारी ने लिखा था कि अगर संजय सिंह की पत्नी 2 जगह से वोटर है तो यह मसला चुनाव आयोग को देखना चाहिए, क्योंकि नियमों के तहत कोई व्यक्ति सिर्फ एक जगह का वोटर हो सकता है। देखिए अब अमित मालवीय ने कौन से दस्तावेज शेयर कर संजय सिंह पर आरोप लगाया है। यह सारा मसला बीते दिनों से शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग उनकी पत्नी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा था कि उनसे अब घुसपैठिए रोहिंग्या जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद ही मनोज तिवारी ने संजय सिंह की पत्नी के सुल्तानपुर का वोटर होने की बात कहकर पलटवार कर दिया। मनोज तिवारी के इस पलटवार पर संजय सिंह या उनकी पत्नी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अगर अमित मालवीय और मनोज तिवारी के दावे सच है तो संजय सिंह और उनकी पत्नी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इस मामले में जुर्माने के साथ ही 1 साल कैद की सजा भी होती है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेता दिल्ली में उनकी पार्टी के वोटरों के नाम कटवा रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना था कि एक ही घर में दर्जनों की संख्या में फर्जी वोटरों का पता चला है। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने घुसपैठियों, बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को दिल्ली का वोटर बना रखा है। दोनों पार्टियों ने इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल जहां तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस उनको सत्ता से बेदखल कर खुद सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली की जनता जानती है कि हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी की पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना भी हवा हवाई है। अरविंद केजरीवाल की घोषणा पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए यह आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के कार्यकाल के बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और कितने ग्रंथी है इसका उन्हें पता तक नहीं। बीजेपी आईटी सेल के हेड ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट पर मालवीय ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लिखा, वैसे पिछले 17 महीनों से दिल्ली में इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवा हवाई है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि जब 10 साल तक आपने सिर्फ मौलवियों को पैसा दिया और पुजारी सड़कों पर चिल्लाते रहे, अब अगर आप समाज का गुस्सा शांत करना चाहते हैं तो आपको पूरे 10 साल का पूरा पैसा देना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। इन सब के बीच भाजपा दावा कर रही है कि राहुल गांधी नया साल मनाने विदेश चले गए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी को छुट्टियां और न्यू ईयर पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक से ज्यादा जरूरी लगी। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। यह वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश के सामने तब रखी थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था और सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया था। प्रदीप भंडारी ने आगे कहा कि यह चलन कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार के हर कांग्रेस नेता के साथ है जो वाड्रा परिवार से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन शीर्ष पद पर पहुंच जाता है। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने एक सिख का अपमान किया है। राहुल गांधी का रवैया सनातनी नहीं, भारतीय नहीं बल्कि इटालियन है। देश का हर व्यक्ति समझता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में शोक मनाया जाता है। वहीं राहुल गांधी ऐसी स्थिति में पार्टी मनाना पसंद करते हैं। यह सभी जो नेहरू गांधी वाड्रा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, असल में वो देश की विरासत से जुड़े नहीं हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के आरोप पर सफाई भी दी है। कहा कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और किसी को भी निजता से जुड़े मामलों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने कहा, संघी लोग ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति कब बंद करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने यमुना किनारे डॉक्टर साहब को अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया और किस तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को घेरा, वह शर्मनाक है। अगर राहुल गांधी निजी दौरे पर जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? नए साल में आपका दिमाग ठीक हो, यही कामना है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं। देश 7 दिन के शोक में है। कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने जीवन भर उनका अपमान किया और अब भी यही कर रहे हैं। कल कोई भी उनका अस्थि कलश लेने नहीं गया। जैसा कि ताजा खुलासों में सामने आया है कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने से भी इनकार किया। यही इनका असली चेहरा है।
पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी के लिए पर्यटन कोई नई बात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को पर्यटन नेता और पार्टी नेता में बदल दिया है। जब देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के काम के लिए विदेश चले गए हैं। जैसा कि मीडिया में आ रही खबरों में कहा जा रहा है, राहुल गांधी का पर्यटन नया नहीं है। जब 26/11 मुंबई हमला हुआ था, तब वे सारी रात पार्टी कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का कोई दुख नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तराखंड में साल 2025 में निकाय चुनाव होने हैं, इसके लिए प्रशासन की तैयारियां जारी है। इस बीच उधम सिंह नगर से बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खास है, क्योंकि यहां की नगर पंचायत दिनेशपुर से पार्टी की प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गई है। अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा बाद में की जाएगी। दिनेशपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मंजीत कौर ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी बबली गोस्वामी के पर्चे पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद उन्होंने पर्चा दाखिल करने की शिकायत दर्ज कराई। बाद में बबली गोस्वामी के पर्चे को खारिज कर दिया गया। इस कारण भाजपा की उम्मीदवार मंजीत सिंह निर्विरोध चुनाव जीत गई। बताया जा रहा है कि बबली गोस्वामी का पर्चा खारिज होने की वजह उनका ओबीसी प्रमाण पत्र रहा। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर थी। इसके बाद आज यानी 31 दिसंबर और कल यानी 1 जनवरी को प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पर्चों की जांच होनी थी। इसी जांच के क्रम में दिनेशपुर सीट से बबली गोस्वामी का पर्चा रद्द हुआ है। इसके बाद नामांकन वापसी के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की गई है, ताकि जो लोग अपना नामांकन वापस लेना चाहे उसे वापस करा ले। इसके बाद अगले दिन यानी 3 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। वहीं 23 जनवरी को मतदान होने के बाद 25 जनवरी को इसकी घोषणा होनी थी, मगर मंजीत कौर आज ही अध्यक्ष बन गई है। बस इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। निर्विरोध अध्यक्ष बनी मंजीत कौर को बधाई देने के लिए भाजपा के काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने पहुंचकर बधाई देते हुए पुष्प गुच्छ भेंट किए। उधर जिले की ही नगर पालिका परिषद नगला से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हरिओम चौहान की उम्र कम होने के कारण उनका पर्चा खारिज हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश यादव को पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। उत्तराखंड निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाना भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। मेयर, नगरपालिका और पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ पार्षद पद पर भी बड़ी संख्या में नेताओं ने बगावत कर अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ पर्चे भरे हैं। मंगलवार को दिन भर दोनों दलों के पदाधिकारी रूठे नेताओं को मनाने का प्रयास करते रहे। हालांकि ज्यादातर बागियों के तेवर तल्ख ही नजर आ रहे हैं। प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए सभी दलों में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बगावत का दौर शुरू हो गया था। भाजपा और कांग्रेस जहां एक एक अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ 3 से 4 बागियों के ताल ठोकने से मुश्किल में हैं, वहीं अन्य दल भी टिकट वितरण से उपजे गुस्से का सामना कर रही है। भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों ने सोमवार शाम से ही सियासी आपदा का कुप्रबंधन शुरू कर दिया था। निकायों में स्थानीय स्तर पर रूठे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी वहीं के पदाधिकारियों और नेताओं को सौंपी गई। इस बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 2 दिन चलेगी। इसके बाद 2 जनवरी को नाम वापस लिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कराने वाले बागी नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति शुरू कर दी गई। इस सियासी विवाद को चिंगारी मिली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान से कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कराकर केंद्र सरकार ने उनका अपमान किया है। भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर इस मसले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक युद्ध के बीच मनमोहन सिंह का परिवार चुप है।
कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह का कथित तौर पर गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाने की एक वजह है कांग्रेस के दामन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों का दाग है। भाजपा सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस को निरंतर कटघरे में खड़ा करती रही है। हैरानी नहीं कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में कथित गरिमा की कमी का मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपने पर लगे सिख विरोधी दंगों के दाग को धोने की कोशिश कर रही हो। वह यह मामला उठाकर पंजाब में सिख समुदाय में नए सिरे से पेठ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें फिलहाल आम आदमी पार्टी का असर है। यह भी ध्यान रहे कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी करीब 4% है। साफ है कि मनमोहन सिंह का गरिमामय अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाकर कांग्रेस पंजाब के साथ दिल्ली के सिख मतदाताओं में भी पेठ बनाने की कोशिश कर रही है। यह कोशिश स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह भी है कि नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन नई दिल्ली में होने के बावजूद कांग्रेस ने इन नेताओं का अंतिम संस्कार राजधानी की किसी प्रतिष्ठित जगह कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी। तब तो दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस राज में जिन पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ या नहीं कराया गया, वे सभी कांग्रेसी रहे, लेकिन बाद के दिनों में गांधी नेहरू परिवार के विरोधी हो गए थे। इसलिए राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि गांधी नेहरू परिवार के प्रति बगावत की वजह से आखिरी वक्त तक वे कांग्रेस के प्रथम परिवार के निशाने पर रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए जाने के बाद जवाबी रूप से नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी राजनीतिक घटनाएं भी याद कराई जा रही है। कांग्रेस को इसे समझना होगा और अप्रिय विवाद उठाने से बचना होगा। वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति का औपचारिक शोक संदेश नहीं देना भी एक तरह से उनका अपमान था। ऐसे प्रसंगों से यही धारणा बनती है कि जिन नेताओं ने गांधी नेहरू परिवार की परवाह नहीं की, उनके साथ उसने बेरुखी और बदसलूकी की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।